हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बुक बूस्टर में। आइए आज हम देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे ऐसे हैं जो आप आगे चल के आपको परेशान कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो पहले देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, राज व्यवस्था यानी पॉलिटी। हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जरूरी है। पॉलिटी में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संविधान। इसके बारे में पहले जानना है हमें, ठीक है। संविधान अभी वर्ड बहुत ही चर्चा में रहा है, स्पेशली जो है अभी लोकसभा चुनाव के टाइम में विपक्ष ने पूरा एक मुद्दा बना के रखा था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। बट ऐसा कुछ नहीं, संविधान पूरा सुरक्षित है, हमारा देश सही से संचालित हो रहा है, ठीक। तो संविधान है क्या? संविधान एक आधार है, एक बेस है, जिसके द्वारा किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है। कोई भी सरकार उस देश को चलाती है, किसके बेसिस पे? संविधान के बेसिस पे, ठीक है। तो संविधान जानने के लिए एक चीज और जानना आपको जरूरी है। कुछ वर्ड है जैसे कि गैर संवैधानिक और संवैधानिक, ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए, गैर संवैधानिक यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब ये कि संविधान में उल्लेख नहीं है, बट संविधान के प्रावधानों के बिल्कुल अनुरूप है। इसके द्वारा जो हमें निर्देश दिए गए हैं उनके बिल्कुल भी अनुरूप है, बस इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, योजना आयोग। योजना आयोग जिसका गठन कब किया गया था? गठन हुआ था इसका 15 मार्च 1950 को, ठीक है। अब ये कार्य नहीं कर रहा है, अब ये भंग कर दिया गया। अब इसके जगह पे हमें नीति आयोग दिया गया है। नीति आयोग ये एक थिंक टैंक है जो कि योजना आयोग की जगह पे कार्य करता है, ठीक है। नीति, इसका फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, ये आपको याद होना ही चाहिए। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आप भूलिएगा मत, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है। अब दूसरा आप चलते हैं असंवैधानिक। असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब संविधान के प्रावधानों के खिलाफ अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जो कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, तो वो असंवैधानिक होगा। संविधान में अब देखते हैं कि हमारे लिए जरूरी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले संविधान दर्शन, यानी जो भी भविष्य के भारत की रूपरेखा तय करती है। यानी कि ये क्या है? एक सिद्धांत है, सिद्धांत है जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिए हैं। उसमें हम पढ़ेंगे आगे चलकर प्रस्तावना, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सरकार का गठन, ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है। इसमें हम देखेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इससे संबंधित, संविधान से संबंधित मुद्दे कई हैं जो कि उनको देखना बहुत जरूरी होगा। जैसे नेतृत्व का अधिकार, पदोन्नति, आरक्षण, एनआरसी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, सामान्य नागरिक संहिता, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी बहुत चर्चा में है अभी, इनको भी देखेंगे आगे चलकर। अब देखते हैं सरकार का संगठन। सरकार के 3 अंग हैं, बेसिकली 3 अंग होते हैं। एक है व्यवस्थापिका, उसको विधायिका भी बोलते हैं, उसको विधानमंडल भी बोल सकते हैं। व्यवस्थापिका वह है जो कानून बनाती है। केंद्रीय स्तर पर आप जानते होंगे संसद जो है ये केंद्रीय स्तर पे विधायिका है, यानी इसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, विधायिका भी बोल सकते हैं, विधानमंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। अब एक है ये केंद्र स्तर पर, ये केंद्र स्तर पर है, ठीक। अब एक कार्यपालिका, दूसरा क्या है? कार्यपालिका, ये एक ऐसी संस्था है जिसका काम क्या है? कानून को लागू करवाना। ये कानून बनाती है, ये कानून को लागू करती है। अब देखिए, इसमें जो है 2 तरह के व्यवस्थापिका होते हैं। एक है राजनीतिक, जो कि अस्थायी होते हैं, जो कि हम वोट जब भी इलेक्शन के द्वारा उसको चुनते हैं, तो उसको राजनीतिक बोलते हैं या तो अस्थायी बोलते हैं, जैसे हमारी मंत्री परिषद है। एक है प्रशासनिक, जो कि स्थायी होती है, जो हमारा प्रशासन है, जो नौकरशाह जो कि रिक्रूट होते हैं, एग्जाम देके जाते हैं, वो बनते हैं, वो हमारे प्रशासनिक है। अस्थायी कार्यपालिका है, ठीक है। स्थायी होते हैं ये प्रशासनिक, और जो राजनीतिक चुन के आते हैं चुनाव के द्वारा, वो होते हैं अस्थायी। अब न्यायपालिका की ओर चलते हैं। ये ऐसी संस्था है जो कि विवाद होने पर क्या करती है? निपटारा करती है, उसका न्याय करती है।
केंद्र स्तर पर आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट, ठीक, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये न्यायपालिका है सर्वोच्च स्तर पर, केंद्र स्तर पर। अब देखिए सरकार जो है वो 3 स्तर पर होती है, जैसे कि हम अभी देख चुके हैं। एक है आपका केंद्रीय स्तर पर जो कि संसद है, जैसे संसद भवन है, और जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो सब केंद्रीय स्तर पर है। एक है प्रांतीय स्तर पर जो कि विधान सभा होती है, विधान परिषद होता है, ये प्रांतीय स्तर पर होता है। एक होता है स्थानीय स्तर पर जिसमें कि पंचायत आता है और नगर पालिका आती है, ये सब स्थानीय स्तर की सरकार है। केंद्र स्तर पर सरकार का गठन देखते हैं। सबसे पहले विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। तो विधायिका केंद्र स्तर पर विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद, जिसमें कि 2 सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था जो कि 18वां लोकसभा चुनाव था, जिसमें हमने पीएम मोदी को फिर से प्राइम मिनिस्टर लगातार तीसरी बार चुन के भेजा है। तो अब कार्यपालिका देखते हैं। कार्यपालिका में आपको पता है कि एक स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है, एक राजनीतिक, एक प्रशासनिक, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अस्थायी में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये सब अस्थायी है। ये इलेक्शन के माध्यम से चुन के हमने इनको भेजा है, ठीक है। और स्थायी यानी प्रशासनिक में हमारी केंद्रीय सेवा के जो अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं, वो इनमें आते हैं। और न्यायपालिका की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ये कहाँ अवस्थित है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे अवस्थित है, ठीक। अब प्रांतीय स्तर की सरकार को देखते हैं, यानी राज्य स्तर की सरकारों को। उसमें विधायिका में जो है उसको बोला जाता है राज्य विधानमंडल, ठीक है। उसमें 2 सदन है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, ये सिर्फ केवल 6 राज्यों में भी है, ठीक है। इनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आगे मैं बताऊंगा अगर आपसे नहीं होता है तो। विधान परिषद सारे राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्य में है, और विधानसभा सभी राज्य में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कानून बनाता है, ये जो विधानसभा है, ये हमारा विधायिका जो है, ये कानून बनाता है। कार्यपालिका ये क्या करता है? कानून को लागू करता है। इसमें राजनीतिक देखा जाए अगर कार्यपालिका तो राज्यपाल है, चीफ मिनिस्टर है, राज्य मंत्रिपरिषद है, और प्रशासनिक में प्रांतीय सेवा के अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। और राज्य स्तर पर सबसे न्यायपालिका अगर देखा जाए सबसे ऊंचा कौन सा है? उच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये राज्य स्तर पर हो गया। सरकार का अगर स्थानीय स्तर पर गठन देखेंगे तो 2 तरह से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, एक ग्रामीण, एक शहरी, ठीक है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण में आपने देखा होगा पंचायती राज, यहाँ पंचायती राज होता है, और शहरी निकायों में नगर पालिका, नगर निगम वगैरह होता है। ये भी 3 स्तरीय होते हैं, ठीक है। इनको भी 3 स्तरीय किया गया है। अब इनका डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज है कि संविधान, जैसे कि आपको कभी कभी ये सब दिखेगा 19(1)(a), इसको अनुच्छेद में अगर आ गया तो इसको पढ़ते कैसे हैं? 19(1)(a) क्या पढ़ेंगे इसको आगे? इसके लिए आपको ये सब जानना पड़ेगा कि संविधान में भाग होते हैं, ठीक है। मूल संविधान में 22 भाग है, ठीक। एग्जाम्पल में अगर आप देख लें तो भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है, ठीक है। उसी के अंतर्गत ये है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद आता है, एक परंतु आता है जिसको क्लॉज बोलते हैं, एक उप परंतु आता है जिसको सब क्लॉज बोलते हैं। अब जैसे कि ये अनुच्छेद देख लीजिए, इसमें अनुच्छेद कितना है? ये अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 है, और क्लॉज क्या है? क्लॉज है 1, और सब क्लॉज क्या है? सब क्लॉज ए, सब क्लॉज ए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, ये पढ़ना आना जरूरी है, तब जाकर आप आगे संविधान को अच्छे से उसका वाचन कर पाएंगे। पॉलिटी पढ़ते समय आप एक वर्ड से बहुत टकराने वाले हो, अनुसूची यानी शेड्यूल। ये क्या है? शेड्यूल होता क्या है? संविधान को बेतरतीब होने से बचाने के लिए संविधान के अंत में एक अनुसूची बनाई गई है। मतलब संविधान के लास्ट में कुछ पेजेस में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जिसको अनुसूची कहा गया है, यानी व्यापक व्याख्या की गई है उस चीजों की, पर्टिकुलर चीज की। यानी व्यापक व्याख्या के लिए संविधान के अंत में जो प्रावधान किए गए वही है अनुसूची, ठीक है। अनुसूची यानी शेड्यूल। लास्ट में, जैसे बुक के लास्ट में आपने देखा होगा कि लास्ट में कुछ लिस्ट दिए रहते हैं, वो आपकी अनुसूची है एक तरह से। तो उसी तरह संविधान में दिए गए ताकि बीच में ऊट पटांग ना हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए अनुसूची, मूल संविधान में टोटल
8 दिए गए थे, जो अब बढ़कर वर्तमान में कितने हो गए हैं? 12। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8, वर्तमान में कितनी है, तो 12 है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे पहली अनुसूची है तो उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं संघ में, भारत संघ में कौन कौन से राज्य हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है। यही चीज अगर बीच संविधान में डिटेल में दे दिया होता तो संविधान थोड़ा उटपटांग हो जाता। तो उससे बचने के लिए ही हम इसको लास्ट में एक लिस्ट दे दिया गया है कि संविधान में कौन कौन से, मतलब भारत संघ में कौन कौन से राज्य हैं, क्या क्षेत्रफल है उसका, क्या जनसंख्या है, ये सब का व्याख्या कर दिया गया है। जैसे 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषा से संबंधित है। ठीक, अब एक चीज और है, विधेयक और अधिनियम। इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। विधेयक मतलब बिल और अधिनियम मतलब एक्ट। विधेयक वह कानून है जो कि प्रस्तावित है, ये पारित नहीं हुआ है। ये भी जैसे संसद भवन में प्रस्ताव दिया गया कि इस पे हम कानून बनाएंगे, तो वो विधेयक हुआ। और अधिनियम वो हुआ यानी एक्ट जो कि संसद भवन से पारित हो चुका है। अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद वो पारित कानून होता है, उसी को बोलते हैं अधिनियम। तो विधेयक अधिनियम में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। विधेयक वह कानून है जो कि भी प्रस्तावित किया गया है, ये भी कानून बना नहीं है, ये भी कानून बना नहीं है, ये कानून बन चुका है। ठीक है, ये प्रस्तावित पारित कानून है, मतलब इस पे राष्ट्रपति ने, केंद्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, राज्य स्तर पर भी अगर बात करें तो ये विधानसभा से पारित। आगे कुछ और महत्वपूर्ण टर्म्स देखते हैं, जिसमें आते हैं कोरम, जिसको गणपूर्ति भी बोलते हैं, व्हिप और श्वेत पत्र। सबसे पहले कोरम देखते हैं। कोरम क्या है? कोई भी सदन है, कोई भी बैठक अगर होती है तो उसकी कार्यवाही को वैध बनाने के लिए एक न्यूनतम सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। जब तक एक न्यूनतम सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो उस सदन की कार्यवाही को वैध नहीं माना जा सकता है। भारत में कोरम जो है वो कुल सदस्य संख्या का 10% है। मानिए अगर हमारे सदन में 100 लोग हैं, अगर बैठक को वैध बनाना है तो कम से कम उसका 10% यानी 10 लोग का उस बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है, तो ही उसकी कार्यवाही को वैध माना जाएगा, अन्यथा उसको नकार दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है कोरम। ठीक, 10%, ये याद रखिएगा, बार बार एग्जाम्स में दोहराया गया है। उसके बाद आता है व्हिप। व्हिप ये जो है ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, व्हिप का 2 अर्थ होता है। एक तो है कि दल द्वारा सदस्यों को दिया गया सामान्य निर्देश। एक दल के हेड के द्वारा एक निर्देश दिया जाता है, मुख्यतः मतदान के टाइम में। अगर सदन में कोई बिल पर या किसी भी मुख्य बिंदु पर अपना मतदान देना हो तो उसमें सदस्य के जो पार्टी होता है, उसका जो हेड होता है, अपने जितने सदस्य होते हैं उनको एक दिशा निर्देश जारी करता है कि उसमें विपक्ष में वोट डालना है या उस सदन के पक्ष में वोट डालना है, तो उस निर्देश को बोलते हैं व्हिप। और दूसरा एक होता है निर्देश जारी करने वाला पदाधिकारी, उसको भी व्हिप कहा जाता है। तो व्हिप वर्ड याद रखिएगा, इसका 2 अर्थ होता है। ठीक, एक है श्वेत पत्र, मतलब किसी भी विषय के सभी पहलुओं, सभी पक्षों की व्यापक जानकारी देने वाला एक दस्तावेज है। जनरली ये सभी पार्टी के द्वारा अपने किसी भी इलेक्शन के टाइम में जनरली या और भी कभी समय किसी विषय पर अपना डिटेल्ड जो भी होता है अपना जानकारी दिया जाता है, डिटेल्ड जानकारी, उसको श्वेत पत्र कहते हैं। ठीक, तो हमने देखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो टिकी वर्ड्स हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सब हमने देख लिया पॉलिटी का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे संविधान के बारे में।